जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट जानकारियां दूंगा। दोस्तों, सबसे पहली इंफॉर्मेशन है इशू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड टू डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम, यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड इशू हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें पूर्व सैनिकों के डिपेंडेंट पत्नी या बच्चे या फिर माता पिता, चाहे माता पिता हो चाहे उनके भाई बहन हो, यानी जो ईएसएम पर डिपेंड है उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड इशू हो रहे हैं। तो उसके बेस पर दोस्तों उन्हें सेवा मिलेगी। तो इसमें माता पिता हो गए, बच्चे हो गए, पत्नी हो गए। और दोस्तों, ये आइडेंटिटी कार्ड जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा इशू किया जाना है, पूर्व सैनिक द्वारा बनवाया जाना है। डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जारी की गई पॉलिसी, यानी कुछ स्टेप हैं, एसओपी है, जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और इसके बेस पर जो डिपेंडेंट है उनके आइडेंटिटी कार्ड बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये पूरी पीडीएफ है। इसमें केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी करी है कि किस तरीके से आइडेंटिटी कार्ड बन सकते हैं ईएसएम के डिपेंडेंट के। तो आप ये पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, यहाँ पे एक पेंशनर लिखते हैं एसबीआई रिजेक्टिंग पेंशन लोन टू स्पर्श पेंशनर। यानी दोस्तों, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और आपका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे, तो आप लोन कैसे लेंगे? दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। स्पर्श पीसीडीए आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपको लोन चाहिए किसी भी बैंक से, तो आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या फिर एक्नॉलेजमेंट भी सबमिट कर सकते हैं आईटीआर का। आजकल तो दोस्तों लोन मिलता है, लेकिन उसके बेस पर बैंक वाले आपसे कुछ डिमांड करते हैं, जैसे आईटीआर की कॉपी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको देनी पड़ती हैं, तभी आपको लोन सैंक्शन होता है। तो इसके बेस पर कहाँ से मिलेगा आपको लोन? बैंक से। स्पर्श आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो हो सकता है कि आप सारी इंफॉर्मेशन सही से प्रोवाइड करें। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अब मिलेगा सर्कुलर 568 का एरियर 2016 से पहले आए फैमिली पेंशनर के लिए 1,47,000। दोस्तों, काफी पेंशनर हैं जिनको 1 लाख से ऊपर का भी एरियर मिला है सर्कुलर नंबर 568 के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, कुछ पेंशनर हैं और कुछ फैमिली पेंशनर हैं जो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला। तो हम कैसे कार्रवाई करें? सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको मिला है या नहीं मिला है। अपनी पासबुक चेक करिए 2016 के बाद की। अगर आपको मिल गया है तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो फिर आप शिकायत डालिए सीपी ग्राम के थ्रू। अगर आपका स्पर्श से माइग्रेशन हो गया तब भी आप सीपी ग्राम के थ्रू जाइए, क्योंकि दोस्तों स्पर्श से एरियर लेना बहुत मुश्किल है जिनका माइग्रेशन हो गया है। बैंक से तो दोस्तों जाकर लिया जा सकता है, लेकिन स्पर्श से डील करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप सीपी ग्राम के थ्रू चले जाइए। और दोस्तों, लगभग 1 लाख से ऊपर का भी यहाँ पे पेंशनर को एरियर मिला है, अगर आप सर्कुलर नंबर 568 के अनुसार लेना चाहते हैं। और दोस्तों, इसमें ज्यादातर पेंशनर को मिला हुआ है, जिनको नहीं मिला फिर वो कार्रवाई करें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक पेंशनर लिखते हैं रक्षित जी, क्या सरकार डीएडीआर के लिए डेट ही देती रहेगी? जैसा आपको पता है कि अभी तक डीएडीआर की घोषणा नहीं हुई है कैबिनेट मीटिंग में। कई पेंशनर कह रहे हैं कि ऐसे ही सरकार डेट पे डेट देती रहेगी। दोस्तों, सरकार कोई डेट नहीं दे रही है। कैबिनेट जो मीटिंग है वो होती है, एज यूजुअली होती है, ऑटोमेटिकली होती है। उसमें कुछ और डिसीजन लिए जाते हैं। और दोस्तों, इसी में डीएडीआर की भी घोषणा हो जाती है। तो सरकार यहाँ पे डेट नहीं दे रही है। डीएडीआर तो ऑटोमेटिकली ही अनाउंस होगा आपका। इस पे कोई लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी मंत्री को बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस है कि 6-6 महीने बाद आपका डीएडीआर बढ़ता ही है। बस इस बार लेट हो गया है भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा और इंतजार हमें करना पड़ेगा और मैं आपको डीएडीआर दिलवा के ही छोड़ूंगा। भले ही मेरे वीडियो ज़्यादा बन जाए, लेकिन मैं आगे आने वाली अपडेट आपको देता रहूंगा डीएडीआर पे। और इस महीने मैं आपको दिलवा के छोड़ूंगा डीएडीआर, भले मुझे कहीं जाना पड़े या फिर कहीं से मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़े। जैसा मैंने आपको बताया, अगली जो मीटिंग है वो है फ्राइडे को, 13 तारीख को। देखते हैं दोस्तों उस दिन भी कैबिनेट अप्रूवल में डीएडीआर अप्रूव होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सरकार डेट पे डेट नहीं दे रही है, एज यूजुअली कैबिनेट मीटिंग होती है।
और दोस्तों इस कैबिनेट मीटिंग में DADR अनाउंस होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग में क्या होता है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर लिखा है OROP, MSP और डिसेबिलिटी पेंशन पर महाबैठक में हुआ पर्दाफाश। यानी दोस्तों OROP में विसंगतियां हैं, MSP इक्वल MSP का भी फैसला हुआ नहीं है और डिसेबिलिटी के नए रूल्स पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर को परेशान कर रहे हैं। दोस्तों OROP की जो कहानी है ये पॉलिसी मैटर है, बिना कोर्ट केस के सुलझेगा नहीं मैटर। इसलिए अच्छा हो कि कोई अच्छा सा संगठन या फिर ग्रुप बनाकर एक कोर्ट केस किया जाए, क्योंकि बिना कोर्ट केस के कुछ होगा नहीं। फिर है दोस्तों MSP इक्वल MSP। जैसा आपको पता है इक्वल MSP की भी नई डेट मिल चुकी है, अगले महीने नवंबर में। तो दोस्तों इक्वल MSP की जहां तक कहानी है ये फाइनल हियरिंग पे है और ये पूरी उम्मीद है कि अगली सुनवाई पूरी कंप्लीट हो और फाइनल डिसीजन आ जाए, क्योंकि दोस्तों अब इतनी बड़ी कोई वार्ता नहीं होनी है, इतनी बड़ी कोई सुनवाई नहीं होनी है, छोटी सी सुनवाई है, बस वो लास्ट मोमेंट पे है और हम ये उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे हक में आए अगली सुनवाई पे और डेट और आगे एक्सटेंड ना हो। तो दोस्तों परेशानी भी MSP और इक्वल MSP है। फिर है दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन पे। डिसेबिलिटी पेंशन के जब नए रूल लागू होंगे आगे आने वाले जवानों पर, तो दोस्तों और क्लैरिफाई हो जाएगा डिसेबिलिटी पेंशन के और रूल्स, किस तरीके से नए रूल आगे आने वाले जवानों पर काम करेंगे। तो दोस्तों जब इसका इफेक्ट जवानों पर देखने को मिलेगा तब इसका सही में पता लगेगा। पुराने पेंशनर्स पे तो लागू नहीं है, लेकिन जो 21 सितंबर के बाद जो आए हैं उन पे ये लागू होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि नए डिसेबिलिटी रूल कहां तक चोट पहुंचाते हैं जवानों को या फिर नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।